द रिसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड फाइलिन। ये रिसेंट क्वेश्चन कब का है? 2013 का क्वेश्चन, इसीलिए उस समय बोल रहा था कि द रिसेंट साइक्लोन, उस समय फाइलिन आया था। ओके, ये नाम दिया गया, इसको बोल रहा है फाइलिन। हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ आर व्हाट, हमको नेमिंग की बात करनी है। नेमिंग ऑफ हुम? नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इस क्वेश्चन जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सो वी कैन इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन बाय मेंशनिंग व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं ये बता के हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे ये आंसर में ये बताने मत लगना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि नेमिंग कैसे होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। सो यहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट में 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। बॉडी पार्ट में हम चाहे तो रफ डायग्राम बना सकते हैं अबाउट हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म। सो हियर इट रिप्रेजेंट द लो प्रेशर जोन, जिससे एयर क्या होता है? राइज करता है। एयर राइज करके क्या बनाता है? एयर राइज करके क्या बनाता है? क्लाउड्स बनाते हैं। ओके, ये राइज से क्या बनाता है? क्लाउड्स बनाता है। और यही क्लाउड्स में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस आर क्लाउड्स, दिस आर क्लाउड्स। Okay, these are what we called eye wall, and this is what we called eye of the cyclone. Okay, so ये सब बता के हम रफ बता सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से डायग्राम बना के एक्सप्लेन नहीं करना। ओके, सो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। बट जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन थीम है क्वेश्चन का, वो ये है कि हमको बताना है कि हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेमिंग कैसे किया जाता है। तो हमको बताना पड़ेगा द रोल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2000 के सन, ओके, अराउंड 2000, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन स्कैप, ये आपस में पास आए, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने को रोल आपस में पास आए, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा द रोल ऑफ रीजनल, सो व्हाट आर RSMCs? RSMCs आर रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, इनका रोल को बताना पड़ेगा। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम और वार्निंग सेंटर्स जो हैं, इनका रोल को बताना पड़ेगा। इनका रोल को किसमें बताना पड़ेगा? द रोल ऑफ दिस RSMCs एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इन द नेमिंग ऑफ साइक्लोन, इन द नेमिंग ऑफ साइक्लोन। दिस इज वार्निंग, नॉट वार्मिंग, दिस इज वार्निंग सेंटर्स। ओके, सो इनकी बताना पड़ेगा रोल को कहाँ पे? नेमिंग में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कैसे जो आसपास जो इस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है, उनके जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर में अगर हम बात करें हमारे आसपास के रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स की, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जो नेम आता है वो बांग्लादेश, सपोज एग्जाम्पल देना कि बांग्लादेश अगर बी है तो उसका नेम ऊपर आएगा, उसके बाद इंडिया का आएगा, उसके बाद पाकिस्तान का आएगा। ओके, सो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है ये। और हर कंट्री, यहाँ पे 13 नेशंस होते हैं, टोटल 13 नेशन है, और हर कंट्री को 13 नेम सजेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। दैट इज 13 × 13, टोटल नेम कितने हो जाते हैं अपने पास? 13 × 13। ओके, सो ये जो नेम है, जैसे कि रिसेंटली हमारे पास 2020 में कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन आम्फान। और उससे बाद में तो बहुत सारे और भी आए थे, बट ये रिसेंटली हम बात कर रहे हैं। तौते भी आया था, बट बहुत सारे आए थे। सो यहाँ पे हम बात करें आम्फान, ठीक है। सो तौते, आम्फान हो गए, सब जितने भी साइक्लोन्स हैं, ये सब नाम खत्म हो जाने के बाद फिर से नाम देते हैं उन लोग। ओके, सो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? आंसर का एक अप्रोच इस तरह से होगा। तो अप्रोच क्या होगा अब देखते हैं। इस तरह से हमने बेसिक समझ लिया कि लिखना क्या है आंसर के अंदर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर हमारा। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेम करने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमको बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि यार हम नेमिंग करते हैं, द नीड फॉर द नेमिंग ऑफ द साइक्लोन इज़ टू अवॉइड व्हाट? टू अवॉइड कन्फ्यूजन। भाई अगर सपोज हमने किसी साइक्लोन का नाम दिया R3125 और 15, तो लोग क्या है, इसको जब न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं R315 आ रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे क्या आ रहा है? थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन में लोग सबको बोलेंगे भाई R315 आया है, भाग यहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ से रूम खाली कर, जगह खाली कर। तो बोलने को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको बोलेगा आम्फान आ रहा है, फाइलिन आ रहा है, हुदहुद आ रहा है, तो इससे क्या होता है, जो वर्ड है वो कन्फ्यूजन अवॉइड करता है। और ये इट ऑल्सो हेल्प इन क्लियर फोरकास्टिंग अबाउट द वेदर कंडीशन, ठीक है। सो इसलिए ये हटा के स्टार्ट किया गया नेमिंग सिस्टम को। ओके, इससे हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेम्स ऑफ न्यू साइक्लोन लाइक आम्फान, व्यास, निसर्गा, है ना, तौते। उसके बाद जब बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में वी विल टॉक अबाउट हियर दी नेमिंग करता कौन है यहाँ पे? नेमिंग करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना।
मेंटेन करता है लिस्ट को। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं द रोल ऑफ व्हाट RSMCs, दैट इज रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, एंड ऑल्सो द TCWC मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। इनका रोल को हम बता सकते हैं इन नेमिंग एंड इन सजेस्टिंग दी नेम्स। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं बॉडी के अंदर, हम बॉडी के अंदर ये बता सकते हैं कि 13 कंट्रीज़ जो होते हैं, एक रीजन में जो 13 कंट्रीज़ हैं वो नेम को सजेस्ट करती है। उसके बाद नेम है इट इज़ चूजन नेम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक नेम को चूज़ किया जाता है, ठीक है। पैनल को नेम जब वो देते हैं उसके बाद एक के बाद एक को लिस्ट में जिसका नाम आता है उसको चूज़ किया जाता है फॉर दी साइक्लोन। उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट सिंस दी साइक्लोन्स हैव बीन नेम्ड देन दी मिटिगेशन पर्पस, हम यहाँ पे इसी जो इंट्रोड्यूस किया दैट दी ट्रांसमिशन ऑफ नेम एंड ऑल्सो दी मिटिगेशन मेथड्स कैन बी इजीली डन। बोल सकते हैं कि सच मेजर्स दैट इज द नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स आर वेरी नेसेसरी फॉर सेविंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स ऑफ एनी कंट्री विथ कोस्टल लैंडस्केप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज bring out the causes for the formation of heat islands in the urban habitat of the world। हमको बताना है what are the causes for what, causes for the formation of heat islands। so we have to talk here about the urban heat islands, ठीक है। तो urban heat island का मतलब क्या होता है? urban heat island का मतलब होता है the temperature of any urban area higher than the surrounding areas, it what we call urban heat islands। मतलब आसपास के जो वातावरण है, सपोज मान लो कि ये ज़मीन है, यहाँ पे अपने पास अर्बन एरिया है, यहाँ पे क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इट इज सिग्निफिकेंटली हाई एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरियाज, दिस इज व्हाट वी कॉल अर्बन हीट आइलैंड्स, ठीक है। तो अब अर्बन हीट आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमसे पूछा है। सबसे बड़ा कारण इज द कंक्रीटाइजेशन ऑफ द अर्बन लैंडस्केप। concretization of what? Concretization of the urban landscape। ओके सो क्या होता है जब पूरी धरती को इन लोग क्या करते हैं अर्बन एरियाज में सात तरफ कंक्रीट, कहीं मिट्टी का नामो निशान नहीं देखने को मिलता। सो कंक्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन लैंडस्केप से क्या होता है, जो एल्बिडो होता है, एल्बिडो का मतलब है कि कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो कम होता है ना। एल्बिडो क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब कितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कम हो जाता है, मतलब ज़्यादातर जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। सो लो एल्बिडो लीड्स टू व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और क्या कारण है भाई अर्बन एरियाज में टेम्परेचर बढ़ने का? एक और ये कारण है कि यहाँ पे वेजिटेशन कवर कम है। सो लैक ऑफ ग्रीन एरियाज विद इन द अर्बन लैंडस्केप इज ऑल्सो अ कॉज। लैक ऑफ व्हाट? लैक ऑफ ग्रीन एरियाज। Lack of green areas within the urban landscape is also a cause. It is also a cause for the formation of urban heat islands or the temperature of a region higher than the surrounding areas। क्योंकि जहाँ पे वेजिटेशन होता है वहाँ पे क्या होता है? इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। क्या होता है? इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? जो पेड़ होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, अपने लीव्स से पानी को बाहर छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। अगर वेजिटेशन होगा नहीं तो कूलिंग इफेक्ट आएगा नहीं, जब कूलिंग इफेक्ट आएगा नहीं तो टेम्परेचर सिंपल सी बात है बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अर्बन हीट आइलैंड्स, ठीक है। तीसरा कारण फॉर द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज इज द लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कैसे? lack of absorption of water। भाई कैसे ले देना है? वाटर का एब्जॉर्प्शन से टेम्परेचर क्या ले देना है कैसे? सपोज मान लो कि कोई गांव है, विलेज एरिया है या फिर सब अर्बन एरिया है, वहाँ क्या होता है? वहाँ पे एक लार्ज चंक ऑफ एरिया होता है मिट्टी से कवर होता है, वहाँ पे कंक्रीटाइजेशन नहीं हुआ, वहाँ मिट्टी होती है। तो जब बारिश होती है, पानी जब गिरता है तो मिट्टी पानी एब्जॉर्ब करता है। जब सन आता है तो सब मिट्टी जो पानी एब्जॉर्ब किया अब उसको क्या करता है? इवापोरेट करता है। वेन एवर देर इज इवापोरेशन देर इज अ कूलिंग इफेक्ट। तो जब पानी एब्जॉर्ब किया तो कूलिंग इफेक्ट आया। लेकिन अर्बन एरियाज में क्या होता है? कंक्रीटाइजेशन होता है, जो पानी है उसको रुकने का मौका ही नहीं मिलता है, वो तुरंत कंक्रीट से होते हुए जाके नदी नाले में जाके
मिल जाता है। सो क्या होता है इससे इवेपोर ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, इससे इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा नहीं तो कूलिंग इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। जब कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा तो कैसे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस आर दी कॉजेज फॉर व्हाट, कॉजेज फॉर दी क्रिएशन ऑफ व्हाट, क्रिएशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स। 3 कारण बताए, कंक्रीटाइजेशन ऑफ द अर्बन लैंडस्केप, सेकंड इज द लैक ऑफ ग्रीनरी कवर, एंड थर्ड इज द लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय डिफाइनिंग व्हाट आर अर्बन हीट आइलैंड्स। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड्स होते क्या हैं ये बता के हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। इस आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हमने को डायग्राम बनाना है, एक्यूरेट नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम जबरदस्त डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम बनाने से जो आंसर में जो प्रेजेंटेशन आता है वो अपने आप बढ़ जाता है, और उससे भी बेहतर है कि ज़्यादा वर्ड्स जब नहीं होते हैं ना हाथ में तो डायग्राम्स अपने को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो इस तरह डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ पे सराउंडिंग एरियाज में टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, डायग्राम 30 से 40 सेकंड के अंदर ही बनाने होते हैं, तो ज़्यादा बड़ा डायग्राम भी नहीं बनाना, बेहतर डायग्राम बनाना, एक सिंपल सा रफ स्केच जिससे प्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाए, एट्रैक्टिव हो जाए आंसर। सो इससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द कॉजेज। कॉजेज फॉर व्हाट, कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स। तो इसमें से हम बात करेंगे द फॉल इन एल्बिडो, फॉल इन एल्बिडो ड्यू टू दी कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट जंगल्स जो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्क्रीट जंगल्स आर ऑल्सो अ कॉज, आर द मेन कॉज ऑफ व्हाट, द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स। एंड ऑल्सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन का एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कंक्रीटाइजेशन हो रहा है। ओके, ऑल्सो विंड जो है, हवा जो है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है तो हवा का आने जाना होता नहीं है, तो टेम्परेचर का कंट्रोल होता नहीं है, टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो पाता नहीं है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो ठीक है, जो हम पोल्यूटेंट्स की बात कर सकते हैं विच इज़ इन हाई इन रीजन ऑफ अर्बन एरियाज, जो पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है, एंड दिस पोल्यूटेंट डज व्हाट, दे ट्रैप हीट, दे ट्रैप हीट। सो अगर ये हीट ट्रैप करते हैं, जिससे क्या होता है, दे ट्रैप हीट दैट लीड्स टू दी इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो इस तरह से हम बॉडी को जब मेंशन करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट व्हाट कैन वी डू to decrease the temperature. So we can suggest some remedial measures like planting more trees and efficient utilization of the energy, and also heat reflecting material का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीज़ें कर सकते हैं, that is the more vegetation, that is what we can do, we can do afforestation in the region, and also we can increase the concept of the parks in a region. ओके, सो मोर वेजिटेशन कवर हम यहाँ पे कर सकते हैं। एनर्जी यूटिलाइजेशन को हम एफिशिएंट बना के हम क्या कर सकते हैं, तो बिना मतलब की एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है, तो लाइट जो होती है वो क्या करते हैं, लीड्स टू दी हीटिंग इफेक्ट। उसी लिए हमको क्या करना है, अपने को एनर्जी एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। सो आपको एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, ओके, जिससे कम टेम्परेचर होगा। और क्या कर सकते हैं, हम हीट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस कैन बी आवर कंक्लूजन। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट हाउ टू रिड्यूस द ग्लोबल अर्बनाइजेशन और कंक्रीटाइजेशन इन ग्लोबल अर्बनाइजेशन, और ऑल्सो हमको प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ अर्बन एरियाज बना रहे, नहीं, अर्बन एरियाज ऐसे बनाए जिसमें लोग रह पाएँ, ऐसे नहीं कि जहाँ पे लोग रहना ही मुश्किल हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन, What do you understand about the phenomena of temperature inversion? ओके, हमको पूछा क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पूछा है इन मेट्रोलॉजी। हाउ डज इट अफेक्ट द वेदर एंड द हैबिटेट ऑफ द प्लेस, कैसे ये वेदर को और हैबिटेट को अफेक्ट करता है, इसकी बात भी हमसे की गई है। तो सबसे पहले जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके, हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, बात करते हैं होता क्या है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, व्हेन वी गो अप और इफ़ वी गो हाई अल्टीट्यूड, देन द टेम्परेचर इंक्रीजेस 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना टेम्परेचर कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है एक नॉर्मल कंडीशन में। बट व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ टेम्परेचर इन्वर्जन, सो टेम्परेचर इन्वर्जन के समय क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
डिक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो होना तो चाहिए था नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से कि टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं, या फिर हम टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक हब एंड स्पोक मॉडल से अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल द सरफेस इन्वर्जन, अपर एयर इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन, तो इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्जन की बात कर ली। तो ये देखो, हमने बोला ना टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, ठीक है, तो उससे होता क्या है, ये तो हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन का। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बोलते, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। एक डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला और ये वाला, तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटा सा डायग्राम बना के। उसके बाद इससे पूछा है व्हाट डज और हाउ डज इट अफेक्ट्स द वेदर एंड हैबिटेट। वेदर अफेक्ट हैबिटेट को अफेक्ट कैसे करता है, देखो जो टेम्परेचर इन्वर्जन है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ एयर। ओके, एयर की स्टेबिलिटी आ जाती है। तो एयर की स्टेबिलिटी आ जाने से क्या होता है, जो नीचे में कोल्ड एयर हो गया, ऊपर में वार्म एयर हो गया, ठीक है, तो हमेशा जो स्मॉग होता है वो किससे, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर अगर ये लो प्रेशर मान लो, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ऊपर चले जाता, बट यहाँ पे बीच में क्या आ गया, यहाँ पे बीच में एक लो प्रेशर आ गया और यहाँ पे हाई प्रेशर आ गया, तो यहाँ पे एयर का मूवमेंट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। सो दिस इज वाई वी कॉल इट स्टेबिलिटी ऑफ एयर। जब स्टेबिलिटी ऑफ एयर आता है तो जब जो पॉल्यूशन है ना वो ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर आ जा रहा है। सो इसकी वजह से क्या है, स्मॉग जो है, जो पॉल्यूशन जो है ऊपर नहीं जा पाते हैं। सो इट अफेक्ट्स द वेदर इन द वे दैट इट मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग हेल्पफुल, ठीक है, और इजी। तो स्मॉग फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्टेबिलिटी ऑफ एयर, ये हो गया पहला। और कोल्ड वेव्स जो होते हैं ना, जो कोल्ड वेव्स होते हैं जो कि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से आते हैं, जनरली ऊपर जाने से टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, बट ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो नीचे में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। सो टेम्परेचर कम होगा तो क्या बोलेंगे, कोल्ड वेव आएंगे। कोल्ड वेव से क्या हो सकता है, जो वैली है ना, वैली के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें क्या इफेक्ट आ सकता है, उनमें जो होते हैं बर्फ, फ्रोस्ट बाइट आ सकता है। प्लांट्स जो है वो इतनी ठंडी के मारे क्या हो सकते हैं, प्लांट मर सकते हैं कोल्ड वेव की वजह से। और क्या हो सकता है भाई, सपोज यहाँ पे ऊपर में है लो प्रेशर, नीचे में है हाई प्रेशर, तो क्या बादल ऊपर जा पाएगा, क्या एयर ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्या क्लाउड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जब क्लाउड बना ही नहीं पाएगा तो क्या बारिश होगी, नहीं होगी। सो ऑल्सो द लैक ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो वेदर इफेक्ट दैट वी सी ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। सो लैक ऑफ रेन, तो बारिश की कमी क्यों हुई, बिकॉज टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ, जिससे एरिया क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, फॉग फॉर्मेशन हो सकता है। फॉग फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन द केस ऑफ वैली। वैली के अंदर जब अचानक से, जब ये सपोज पहाड़ है, पहाड़ में तुरंत अचानक से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है वैलीज में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, यहाँ पे फॉग की फॉर्म में जम जाता है। सो इट ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। So these are all the weather and the habitat phenomena that we see due to temperature inversion. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा। सो वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। तो जैसे कि मैंने बोला था, एक डायग्राम बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला डायग्राम बना के एक नॉर्मल कंडीशन और टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कंडीशन बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय मेंशनिंग वाटर टेम्परेचर इन्वर्जन एंड वी कैन ऑल्सो इलास्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो हम इसको सिंपल सा बोल सकते हैं, इट इज़ द रिवर्सल ऑफ थर्मल लैप्स रेट दैट इज अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये जो होता है टेम्परेचर डिक्रीज होना, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। सो इट इज द रिवर्सल ऑफ थर्मल नॉर्मल लैप्स रेट। उसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे व्हाट इज इफेक्ट्स ऑन वेदर, वेदर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। सो टेम्परेचर स्टेबिलिटी आ जाती है, एटमॉस्फेरिक की स्टेबिलिटी आ जाती है। जब एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी आ जाती है तो क्या नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता। ओके,
फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉग होता है, एयर पॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है, खासकर जो दिल्ली वाला रीजन है विंटर सीजन में क्या होता है जो कोल्ड वेव है वो ऊपर में आ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज के समय क्या होता है ऊपर में वार्म एयर, नीचे में कोल्ड एयर, तो जो एयर है वो राइस नहीं कर पाता, तो सब पॉल्यूशन एक्यूमुलेट हो जाता है। जो दिवाली के समय जो जलाते हैं फटाखे जलाते हैं, वो फटाखे के जो एयर पॉल्यूशन है वो वहीं पर एंटर जाता है, वो ऊपर नहीं जा पाता, इसीलिए है ना लेस विजिबिलिटी हो जाती है, आसपास का एरिया दिखता नहीं है अपने को, फॉग जो होता है ना वो धुंधला धुंधला क्या बोलते हैं उसको, कोहरा छा जाता है, कोहरा छा जाता है, ठीक है सब तरफ। ओके ऑल्सो तो ये हो गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कैसे वैलीज़ के अंदर क्या होता है, सपोज़ ये माउंटेन है तो यहाँ पे सपोज़ लैंड है, यहाँ पे बिल्डिंग्स है, यहाँ पे अपने पास क्या है पेड़ है, तो यहाँ पे इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में टेम्परेचर कम हो जाता है, इस रीजन में क्या होता है टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं वैली इन्वर्जन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो फ्रॉस्ट की वजह से मर जाते हैं। यहाँ पे हमको इसीलिए एडवाइस भी किया जाता है कि ठंडी में कभी भी वैली पे नहीं सोने का, वैली में कभी भी अपना घर रहने का जगह नहीं बनाने का, हमेशा कोशिश करना कि हमेशा जो सोने की जगह हो, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड भी देखते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड या फिर मैन एंड वुमेन वाइल्ड वाला जो है ना उसमें भी क्या होता है बोलता है कि रात को कहाँ सोने का, एक ऊंची जगह पे सोने का, नीचे जगह पे सोने का नहीं, क्योंकि वहाँ पे रात को क्या होता है वैली इन्वर्जन होता है जिसकी वजह से नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सो यू कैन डाई ऑफ हाइपोथर्मिया। ओके उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं बाई मेंशनिंग व्हाट वी हैव राइट इन दिवर पार्ट, ठीक है। हमको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, ओके सो मेंशन कर सकते हैं बाय समराइजिंग व्हाट वी हैव रिटन इन द बॉडी एंड इंट्रोडक्शन। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स atomic energy is gaining more and more significance in India. Discuss the availability of raw material required for generation of atomic energy. Availability of raw material की बात करनी है required for the generation of atomic energy in India and the world. तो ये जो क्वेश्चन है ना वो फॉसिल फ्यूल, देखो 2013 से 2014, 2015, 2016 में ना यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करती थी फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है। लेकिन 2017 के बाद ये पैटर्न चेंज हो गया और ये क्वेश्चन था ये इसीलिए पूछा गया क्योंकि जो न्यूज़ में था न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला, इसीलिए हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। जब इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कि कैसे इट इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड ऑल्सो हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं इट कैन बी द फ्यूल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ओके, और इट कैन बी द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। इसके बाद हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जहाँ से हमको एटॉमिक एनर्जी मिलता है, तो यूरेनियम और थोरियम का एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट द यूरेनियम अवेलेबिलिटी ऑफ इन इंडिया, मतलब यूरेनियम इंडिया में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द कडप्पा बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके, महादेव बेसिन इन मेघालय एंड ऑल्सो हजारीबाग रीजन इन झारखंड, जो जादूगोड़ा माइंस ऑफ झारखंड, सिंहभूम रीजन ऑफ झारखंड जहाँ पे यूरेनियम का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में सहारनपुर वाला जो रीजन है वहाँ पे हमको क्या मिलता है, यूरेनियम के डिपोजिट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उदयपुर जयपुर वाला जो रीजन है वहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, यूरेनियम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें मोनाजाइट सैंड की, तो जो मोनाजाइट सैंड है वो मोनाजाइट सैंड कहाँ पे देखने को मिलता है, अंदर द कोस्टल रीजन्स ऑफ अराउंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ व्हाट, कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला, ठीक है, जहाँ से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, थोरियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, थोरियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दी अवेलेबिलिटी ऑफ थोरियम, तो यहाँ पे हम बालाबार कोस्ट की तो बात कर ही चुके, ओके। वर्ल्ड में कहाँ पे है इसकी बात भी कर सकते हैं, इन फ्लोरिडा एंड आइडाहो रीजन ऑफ यूएसए, ये सब की बात कर सकते हैं। अबाउट द कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका वेयर हमारे पास साउथ अफ्रीका जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, थोरियम देखने को मिलता है। ले देखिए हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो एड्रेस मतलब क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमको यहाँ पे बात करनी है रॉ मटेरियल की कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, विथ ग्रोइंग स्केर्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल
एनर्जी दैट इज एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर सिग्निफिकेंस इन इंडिया। मोर सिग्निफिकेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल का जो एमिशन है उसको कम करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कस करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। तो हमको एक ऐसा अल्टरनेटिव चूज़ करना था जहाँ से हमको एमिशन भी कम मिले और अपने पास एनर्जी भी अच्छी खासी मिले, तो हमने चूज़ किया एटॉमिक एनर्जी को। सो दैट्स वाई इट कैन बी अ गुड अल्टरनेटिव विथ रेफरेंस टू दी फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद हमने बात की कि कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इंडिया कैसे कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिपेंडेंट है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंडेंट है। किस चीज़ की पे, किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है उनके ऊपर? फॉर दी सप्लाई ऑफ यूरेनियम। ठीक है, कुछ पार्ट कनाडा के भी, क्योंकि हमारे पास उतने यूरेनियम का डिपॉजिट्स नहीं है। हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट यूरेनियम कैन प्रूव टू बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज वी फेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्कैर्सिटी बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल अवेलेबिलिटी हमारे देश में कम है। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू फ्रेम अ लॉन्ग लास्टिंग एटॉमिक एनर्जी स्ट्रेटजी सो दैट वी कैन डेवलप एनी टेक्नोलॉजी, और उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप करें बट लॉन्ग टर्म में हम यूरेनियम जो अभी हमारे इधर जो देश में प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। दिक्कत क्या है, हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर जितना प्रेजेंट है उतना को भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेल्फ सफिशिएंसी की, तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं अबाउट 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि इंडिया ने बहुत पहले लॉन्च किया था, जिसमें हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करते थे, थ्योरियम एज अ फ्यूल की बात करते थे। ये सबको मेंशन करके हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना वो क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये करंट अफेयर्स में था पहली बात तो, और दूसरी बात ये जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर बेस होते हैं, इसीलिए हमको ये दिमाग में रहना चाहिए कि क्या क्या करंट अफेयर में है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है।